दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसके अंतर्गत आज सेट 1 प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए हिंदी सीरीज का ये पहला सेट है और जितने भी चैप्टर हैं उसके अनुसार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसमें आज पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसा कि आप सबको मालूम है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है गोधुली भाग 2, उसी का ये चैप्टर है। पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे बड़ी खास बात यह है, चूँकि ये पहला सीरीज है, पहला सेट है, तो मैं थोड़ा समय लूँगा बताने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते थे, इससे और अधिक अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं यह गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैंने थंबनेल पर लिखा भी है, इससे ज़्यादा और नहीं, ये 100% गारंटी है। अभी के परिदृश्य में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का काफ़ी महत्व है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके परीक्षा में 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50% का आपको जवाब देना होता है। और चूँकि आधा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चलाता है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लाने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि मैं बता रहा हूँ कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस वीडियो को फुर्सत में देखेंगे। ऐसा नहीं कहीं खड़े हों, कहीं जा रहे हों, कहीं आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आ गया तो आप इस वीडियो को देख लें, बिल्कुल नहीं। बल्कि जिस समय आप पढ़ाई करते हो, पढ़ने के मूड में हो, उस समय में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा इससे लाभ होगा। दूसरी बात, हो सकता है कि यह वीडियो उन लोगों के पास भी पहुँचे जो हायर क्लास में है, तो यदि उनके और भी कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई जान परिचित हैं जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हों 2021 में, तो उन तक भी आप यह वीडियो पहुंचा सकते हैं और उनका कल्याण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने सेट 1 में अभी कुल 30 प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो आरंभ करने से पहले आप क्या कीजिए, 1 से लेकर के 30 तक आप संख्या डाल लीजिए और मेरे उत्तर बोलने से पहले जो मैं बोलूँगा, ऑप्शन दूंगा, उसमें आप भी अपने साथ जो है पढ़ते रहें। और अंत में आप इससे यह भी ध्यान होगा आपको और ज्ञात हो जाएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए। दूसरी बात है कि इसके लाने के पीछे एक उद्देश्य और भी है कि आपकी तैयारी और अधिक अच्छी हो। तो वीडियो के अंत में मैं 2 सवाल पूछूंगा प्रत्येक सेट में। एक सवाल तो आपका अगले पाठ से होगा, जैसे मान लिया हिंदी सेट 1 का है, ये पाठ है, तो अगला पाठ दूसरे पाठ से होगा, जिसको आने वाले पाठ होगा। और एक पाठ आपका जीके से होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो जीके से होगा। तो आपको जवाब देने हैं दोनों का, और इस दोनों के जवाब जो आप देंगे तो उसको अगले वीडियो में मैं आपके नाम के साथ अनाउंस करूंगा। अब करना यह है कि आपको यह भी बताना है कि आपके कितने उत्तर सही हुए, और जो मैं 2 सवाल पूछूंगा उस दोनों सवाल का जवाब भी आपको देना है, जिसकी आपके नाम की घोषणा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आपको करना क्या है, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिहार के या कहीं अन्य, बल्कि तो बिहार बोर्ड के लिए खासकर है, बाहर भी कहीं रह रहे हों और बिहार के किसी प्रांत में किसी अन्य जगह पर रह रहे हों, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि यह मैं यहाँ रहता हूँ, और अपना नाम भी लिखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चलिए मैं वीडियो का आप क्या कीजिए, फटाफट 30 प्रश्न आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, 1 2 3 करके नंबरिंग कर लीजिए, 30 क्वेश्चन लिख लीजिए। और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और नहीं, देखिए थंबनेल पर लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा और नहीं, इस पार्ट से और अधिक क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो कम से कम इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाएंगे कि इस पार्ट से अब इससे ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई के क्रम में आप थोड़ा यदि पॉज कर लें वीडियो तो कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर मैं शुरू करता हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं अपना पेन भी निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है और मैं पेन निकाल के तैयार हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? मतलब ये जो पाठ है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किस तरह का है? क्या है? कहानी है, ए नंबर, बी नाटक है, सी निबंध है, या डी आत्मकथा है? तो चलिए आप अपना ऑप्शन लिख लिए होंगे,
मैं अपना ऑप्शन लिखता हूँ तो ये क्या है, पहला का सी हो गया, ये निबंध हो गया। दूसरा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन रामविलास शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी गुणाकर मुले और डी महात्मा गांधी। सभी लोगों को मालूम होगा कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा बी भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, कौन रहे हैं प्रेरक व्यक्ति? बुद्ध ए, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले और डी उपर्युक्त सभी। बताइए कौन रहे हैं प्रेरक व्यक्ति? तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर सी है या नहीं है। चौथा क्वेश्चन ध्यान दें कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को मालूम है कि चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, सी भीमराव अंबेडकर। पांचवा क्वेश्चन, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ए अछूतों, बी स्त्रियों, सी मजदूरों या डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या होना चाहिए 5 का आंसर? तो अछूतों को दिलाने के लिए, यानी 5 का आंसर हो गया ए। छठा क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1884 बी में है, सी में है 5 अक्टूबर 1869 और डी में है 4 अप्रैल 1891। तो क्या होना चाहिए? छठा का आंसर क्या होगा? ए, बिल्कुल सही आपने पहचाना, 14 अप्रैल 1891। सातवां क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कभी कभी काफ़ी घुमावदार पूछा जाता है। किस राज्य में हुआ? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो 7 का आंसर हो गया बी मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ए विष के दांत, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी भारत से हमने क्या सीखा और डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 9वां प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ए जित जित मैं निरखत हूँ, बी आविन्यो, सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा और डी मछली। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? 9th का आंसर हो जाएगा सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 10 नंबर, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ए शिक्षा और संस्कृति, बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी मछली और डी नौबत खाने में इबादत। मैं समझता हूँ आपने सही आंसर लगा लिए होंगे। 10 का आंसर बिल्कुल सही, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नंबर। 11 क्वेश्चन, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी अमरकांत और डी भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही आपका आंसर होना चाहिए 11 का डी भीमराव अंबेडकर। 12 नंबर, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ए नंबर, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल पहला आंसर होगा इसका, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 12 का आंसर ए। ध्यान दीजिएगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में बोल रहा हूँ इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, अपना आंसर लगा सकते हैं। 13 नंबर में चलें। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? 13 का ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, सी भातृत्व
और डी उपर्युक्त सभी पर। तो बताइए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, 13 का आंसर डी उपर्युक्त सभी पर, यानी स्वतंत्रता भी, समता भी और भ्रातृत्व भी। 14 नंबर, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए कार्य अकुशलता, बी जाति प्रथा, सी उद्योग धंधों की कमी और डी प्रतिकूल परिस्थितियां। तो ये पाठ ही लिखा हो गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर। तो 14 का आंसर क्या हो गया? बी जाति प्रथा। 15 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, मतलब क्या है रूप? ए शहद की तरह है भाईचारे का वास्तविक रूप, या बी ऑप्शन दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर आप लगाइए, बिल्कुल सही, 15 का आंसर बी दूध पानी के मिश्रण की तरह। 16 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। ये बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, आपको भ्रम में डालने के लिए। आप भ्रमित नहीं होइएगा। इस 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। 17 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 17 का ए 15 खंडों में, ऑप्शन बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 19 खंडों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 18। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। देखने में बिल्कुल सब एक जैसा लगता है, क्या होगा? 18 का ए बिल्कुल सही पहचाना, श्रम विभाजन। 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे राम सकपाल। यानी इतना मिलता जुलता नाम है, भ्रमित करने के लिए आपको भ्रमित नहीं होना है। 19 नंबर का आंसर होगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो 19 का बी रामजी सकपाल। चले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? 20 नंबर, पिता का नाम तो जान गए आप। ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी ऑप्शन है शीलाबाई, और ऑप्शन डी है भीमाबाई। तो 20 का आंसर बताइए, मैं थोड़ा रुकूंगा, डी भीमाबाई। 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, या डी 1914 ईस्वी में ऑप्शन है। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? 21 का ऑप्शन होगा सी 1916 ईस्वी में। 22 नंबर, द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? मतलब ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? ए भीमराव अंबेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, और डी सुखदेव। तो 22 का आंसर बिल्कुल सही, ए भीमराव अंबेडकर। 23वां क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मतलब ये जो शीर्षक है मूक नायक, ये है क्या? तो ए है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक, और डी है कहानी संग्रह। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी पत्रिका। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली जगह है, क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ए लाभदायक है, बी हानिकारक है, सी अनुकूल है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो 24 का आंसर बी बिल्कुल सही है, हानिकारक है, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। शुरू में ही खाली जगह है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। मतलब क्या? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष, या डी लोकतंत्र। तो 25 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर बी, यानी जाति प्रथा
पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। 26वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 26 का ऑप्शन देखिए, ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी और डी 1959 बिहार। बताइए कहाँ हुई? आपने आंसर लगा लिया होगा। 26 का आंसर ए होगा 1956 दिल्ली। 27 क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाष्य का संपादित अंश है? ये जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने किस जो भाषण दिए थे उसका संपादित अंश है ये। तो 27 का ए ध्यान दीजिए, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट और डी हु आर शूद्राज। ये 4 पुस्तकें हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। 28 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? 28 का ए अशिक्षा, ऑप्शन बी जाति प्रथा, सी जनसंख्या और डी दहेज प्रथा। तो क्या होना चाहिए? 28 का आंसर बिल्कुल सही पहचाना आपने, 28 का बी जाति प्रथा। 29वां क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? क्वेश्चन को समझिए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है? ए मजदूरी प्रथा का, बी जाति प्रथा का, सी बंधुआ मजदूरी या डी मनुष्य की रुचि। तो 29 का आंसर बिल्कुल सही, बी जाति प्रथा। 30वां और अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ए प्राकृतिक, बी अस्वाभाविक, सी स्वाभाविक और डी संवैधानिक। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी अस्वाभाविक। इस तरह से ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो गए। रुक जाइए, अभी ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आगे। यदि जो लोग अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, वे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बिहार बोर्ड के बहुत सारे जो सॉल्यूशन है, संस्कृत के सॉल्यूशन है, इंग्लिश पोएम है, संस्कृत चैप्टर का सॉल्यूशन बना हुआ है, आपको इससे काफ़ी राहत मिलेगी तैयारी करने में। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अब आपको क्या करना है। अब मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने शुरू में ही कहा था, वीडियो को आपने जब देखा होगा, कि आपको कमेंट्स करके बताने हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए। अपना नाम लिखना है और अपने जगह का नाम लिखना है। तो चलिए तैयार हो जाइए। मैं जो 2 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है नंबर 1। आज का सवाल मैंने लिया है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ये आपका दूसरा पार्ट का प्रश्न है, जो विश्व के दांत, जो मैं अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 आएगा उसमें से लिया गया है। ए वकील, बी बिजनेसमैन या इंजीनियर, सी प्रोफेसर या डी डॉक्टर। ये आपको बताने हैं कमेंट्स करके। दूसरा क्वेश्चन जो आजकल के लिए जरूरी भी है, जीके भी एक तरह से समझ लीजिए, और अभी रिसेंट चल रहा है जिससे हम सभी लोग प्रभावित हैं। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब रखा गया? ए 10 जनवरी 2019, बी 11 फरवरी 2020, सी 30 जनवरी 2020 और डी 30 जनवरी 2019। तो आप जल्द से जल्द कमेंट्स करके मुझे बता दें कि आपके कितने उत्तर सही हुए, प्लस ये दोनों प्रश्न के उत्तर क्या होंगे ये आप मुझे बता दीजिए। और यदि आप चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि पुराने भी हैं तो कम से कम एक लाइक्स तो बनता है। साथ ही मैं आप लोगों की सुझाव चाहता हूं कि आप इस सेट में आप और अधिक क्या सुधार चाहते हैं, ताकि मैं अगले सेट से इसमें और सुधार को रखूं, उसको दूर करने का प्रयास करूं। ऐसे तो मैंने पूरे सीरीज लाने का विचार किया है, तो आपके सुझाव का भी स्वागत है कि आप और अधिक क्या चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो बहुत जल्द आने वाला है। आप जल्द से अपना कमेंट्स पूरा कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को उन लोगों तक भी अवश्य पहुँचाएं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, उन्हें भी इसके बारे में बता दें, क्योंकि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि अब इससे ज़्यादा इस पार्ट से और अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।